प्रणाम दोस्तों। आज 26 जनवरी की शुभ सुबह पर मैं आप सबको बधाई देती हूँ एक सुखद और संपन्न जीवन जीने की। आज ये सौभाग्य है कि हम इतनी लंबी जर्नी करते हुए आपके सामने हाजिर हैं और आप सब भी हमारी बात को सुन रहे हैं और दुनिया को देख रहे हैं। दुनिया ऐसे ही इवॉल्व होती है, उम्मीद से आगे हम बढ़ते रहते हैं और डेवलपमेंट होता रहता है। एक गाना था जो है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कट जाएगा मित्रा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो आज हम फिर पुनः एक नई सुबह में हाजिर हो गए हैं। तो और ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। अब गणतंत्र का मतलब क्या होता है शायद हम सोचते नहीं है। हमारा यदि सनातन धर्म में यदि देखा जाए तो गणतंत्र हमारे यहाँ पहले से जो प्रजातंत्र गणतंत्र की जो आज धारणा डेवलप हुई है वो हमारे यहाँ आदिकाल से है। गण मतलब होता है लोग और तंत्र मतलब जाल। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ गांव में भी एक उनका हेड होता था और उसका संपन्न जो होता था या समझदार आदमी होता था वो होता था और उसके आधार पे पूरी उस गांव की उसकी व्यवस्था चलती थी। धीरे धीरे ये बड़ा होते गया, जिला तहसील ये बनता गया और ये एक विशाल रूप लेके और विशाल देश के रूप में बन गया, जिसको आज हम गणतंत्र कहते हैं और उसी से गणतंत्र दिवस कहते हैं। 1930 में जो वो गणतंत्र दिवस की धारणा रखी गई थी। गणतंत्र मतलब ये डिसाइड किया था हमारे नेताओं ने कि अब हम अपना स्वयं की व्यवस्था बनाएंगे, अपना करेंगे। और यही धारणा जो 1930 में जो आई थी 26 जनवरी को, वो 1950 में गणतंत्र दिवस के रूप में एक्सेप्ट की गई। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि हम आज इतनी लंबी जर्नी करके यहाँ तक पहुँच गए हैं और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं और आज हम अपना झंडा को फहराने देते हैं। जब वो इस तरह से झंडा फ्री और लहराता हुआ घूमता है, आप उसको ध्यान से देखिए एक स्वच्छंद तरीके से, तो एक हमको एक बहुत अच्छी सी फीलिंग देता है कि हम एक बहुत अच्छी व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां हमारे अपने विचार हैं, अपना मैनेजमेंट है। लाल रंग हमारा शौर्य का प्रतीक है, ग्रीन रंग हमारे समृद्धि का प्रतीक है और इन सब के समावेश के साथ हमारे बीच में जो बना हुआ है व्हाइट रंग है, वो एक शांति का पूरे वर्ल्ड को संदेश देता हुआ फ्रीली लहराता रहता है। जब आप कभी ध्यान से थोड़ा बैठ के उस अच्छी खुली हवा में लहराते हुए झंडे को देखेंगे तो दिल आपका खुश हो जाएगा। और उसके बीच में एक चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र है, वो भी शांति का प्रतीक है और ये समय की एक धारा को बताता है कि किस तरह से समय अपनी गति से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये हुआ इस दिन हम विदेशों के बहुत से डिग्निटरीज को, जिनको हम कह सकते हैं दोस्त कह सकते हैं, एक तरह से बुलाते हैं। हर साल एक परंपरा बन गई है। ये हमारा राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक पहलू का एक उदाहरण है, क्योंकि जो समाज हम सामाजिक हो गए हैं, पूरा वर्ल्ड एक समाज बन गया है और जो डेवलपमेंट होता है इसी तरह से सबके सहयोग से होता है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ तक कि हमारी जर्नी आई है, इसीलिए इस साल हमारे EU के जो अध्यक्ष हैं और उर्सुला मार्कर है, उनको भी बुलाया है और हमारी एक नई डील्स जो FTA बोलते हैं, जिसको मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की साइन होने वाला है कि अब हम एक दूसरे को टैक्स नहीं लगाएंगे और जो टेक्नोलॉजी है आदान प्रदान करके डेवलपमेंट करेंगे।
एक ये नया है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और हमारे यहाँ लोगों को बहुत इसकी ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट एक नया टाई अप करने जा रही है। अब देखते हैं आने वाले समय में इससे क्या फ़ायदा होता है। हमको उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे जो टेक वाले हैं बच्चे हैं, इनको श्योर इससे फ़ायदा होगा और देश का डेवलपमेंट होगा। कारण उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत महँगी है। हमारे यहाँ कम पैसे में लोग शहर से काम करने के लिए और ज़्यादा समय उनको डिवोट करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा जो हमारा प्राइम एक गुण है हमारे बच्चों में भी कि सहनशीलता है, वो हमें पैतृक रूप से या हमारे संस्कारों से मिली हुई है। तो वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं और निश्चित ही भविष्य में उनके सत्कर्मों से इसका हमारे देश को फ़ायदा होगा। अब कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा डेवलपमेंट अभी तक जो जर्नी है 1945 से कैसी चली है। सबसे पहला हम देखेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट बना था, तो 750 मीट्रिक टन का उसमें रेल की जो पटरी और बार वगैरह बनाए जाते हैं, ये बनाया था। आधुनिक जो भारत का एक जन्मदाता कह सकते हैं कि जहाँ से हमारे रेल का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। अंग्रेजों के समय रेल बन गई थी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम सभी चीज़ में उन पे ही डिपेंड थे, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में 1960 में रसिया के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट आया। बोकारो स्टील एक फ्लैट सीट वगैरह बनाते हैं जो बहुत सी जगह उपयोग होती हैं और अभी उसको जिसको हम सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाते हैं और ये भी करीब करीब 7.8 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब आगे एक और हमें नदी के विषय में एक बहुत हमको बड़ा गर्व होना चाहिए कि 1963 में सतलज नदी पर एक डैम बनाया गया, भाखड़ा नंगल बांध कहलाता है और इसी के पहले एक और डैम बनाया गया था जो छोटू राम भाखड़ा कहलाते हैं, बिलासपुर के राजा थे। 8 जनवरी 1945 को उन्होंने पैसा दिया था, साइन किया था, जो डैम बना था, जो उसी के नाम पे भाखड़ा डैम कहलाता है वो। तो वो इससे एग्रीकल्चर और बिजली के लिए आज भी वो काम करता है। और इसी तरह से एक कावेरी में सबसे पुराना वर्ल्ड का एक डैम बना है जो चोल राजाओं ने बनाया था कावेरी नदी पे, तो वो 2000 साल पुराना डैम है। कलनई एक राजा होते थे वहाँ पे, उनने बनाया था, तो उनके नाम से वो आज भी है। उसमें तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों की सिंचाई होती है। ये वर्ल्ड का सबसे पुराना वो था, तो ये हमें बताता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी जो और कैसे उस समय लोगों ने काम किया होगा जब क्रेन नहीं थी, मशीनें नहीं थी, डैम कैसे बनाया होगा रिवर पे, ये एक सोचने वाली बात है। एक और कृष्णराज सागर डैम बना है जो मैसूर में है, जिनको हमें विश्वेश्वरैया जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके नाम से है। वहाँ गार्डन है, वृंदावन गार्डन भी कहलाता है। आज लोग जाते हैं घूमने को, देखते हैं, ये हमारी शान बनी हुई है और साउथ में बहुत फेमस है ये। तो इस तरह से सबसे पहले चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश था, तो गवर्नमेंट कहो या राजा महाराजा जो हैं सभी ने एग्रीकल्चर को एक अपने तरीके से फोकस किया था। इसी के थ्रू अटल जी ने एक नदी जोड़ो योजना शुरू की थी, नदी लिंकिंग का, और वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। कारण हमारा मानसून पे डिपेंड है हमारा भारत, और डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नदी है। नर्मदा का डायरेक्शन देखेंगे आप तो ईस्ट टू वेस्ट जाता है, अरब सागर में, गुजरात में जाके गिरती है। ऊपर की हिमालय की नदियां होती हैं और उत्तर से निकल के कलकत्ता तरफ जाती है, गंगा यमुना, ये देखिए आप उधर जाती है। चंबल नदी यहाँ से जाके राजस्थान में, उसमें यमुना में मिल जाती है। तो ये डिफरेंट नदी का डिफरेंट डायरेक्शन होने के कारण एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जब ये हम जोड़ देंगे इसके लिए गवर्नमेंट पूरा, तो 12 महीने हमको पानी स्टोर किया हुआ जो पानी रहेगा, तो वो पीने के पानी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उपयोग होता है। तो हमारा जो हिंदुस्तान जो हरा भरा कहा जाता था, सोने की चिड़िया, पुनः उस रास्ते पे हम
चल रहे हैं और ये गवर्नमेंट को हमको इसके लिए तारीफ करनी चाहिए। इसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है, तो सहर्ष तैयार होना चाहिए। जिनके पास सरप्लस मनी है उसको सहयोग करें गवर्नमेंट को और जवाबदेही भी तय करें। अब इसी तरह से अब डेवलपमेंट सिर्फ बनाने या बाहर से टेक्नोलॉजी लाने से नहीं होता है। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने कांग्रेस कहें जो भी गवर्नमेंट रही होगी, उन्हें आईआईएम और आईआईटी बहुत अच्छी चीजें बनाई, क्योंकि मैकाले की जो व्यवस्था थी उसने हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया था। हम सिर्फ बाबू बन मेंटेलिटी के हो गए हैं नौकरी करने के उसमें। तो ये इनोवेशन के लिए जो आईआईएम और आईआईटी बने हैं, ये हमारे लिए बहुत वरदान साबित हुआ। और इस समय देश में 21 आईआईएम चल रहे हैं और 23 आईआईटीज हैं। आपने देखा होगा इसके लिए लाखों लोग एग्जाम में 12th के बच्चे बैठते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं 2-2 3-3 साल, और जब वो हमारे इंजीनियर बनते हैं तो आज पूरे वर्ल्ड में आप जो टेक कंपनी में या जो भी रेनाउंड कंपनीज हैं उनमें काम कर रहे हैं तो हमारे लोग हैं। अब हम आगे चलते हैं कि डैम भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारे यहाँ, विशालकाय है। रिसेंटली अभी देखा होगा अरुणाचल में एक बहुत अच्छे डैम का वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो अरुणाचल में है, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हमारे पूरे 12 महीने बहुत अच्छा वाटर रिसोर्स है और उसको पानी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट को हमको वो देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसमें भी वो अपनी जगह बनाते हैं, क्योंकि बिजली हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पानी की भी जरूरत है। तो यदि ये रिवर लिंकिंग हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ मानसून पे होने के कारण साउथ में अलग टाइम में मानसून आता है, नॉर्थ में अलग आता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम वाले एरिया में तो हमेशा बारिश होती है, लेकिन मार्च के बाद जुलाई अगस्त तक भीषण बारिश होती है। तो इस पानी को टनल के थ्रू, पाइप के थ्रू, हाइट बना के, डैम बना के हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो यदि कोशिश करके एक दूसरे को डाइवर्ट कर देते हैं, तो जो हम चिल्ला गवर्नमेंट के ऊपर हॉबी हो जाते हैं कि सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, ये नहीं होगा। छोटी छोटी कैनाल बनाए उससे और एक दूसरे का पानी डाइवर्ट कर दें, उनके गेट बनाए जा सकते हैं। आई थिंक ये साइंटिस्ट का काम है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है और गवर्नमेंट को इसको बड़ी एक्टिवली करना चाहिए, क्योंकि विदेशों का मॉडल हमारे यहाँ नहीं हो सकता। किसी के यहाँ 8 महीने 10 महीने बर्फ जमी हुई है, किसी के यहाँ लैंड इतनी है कि उनको एग्रीकल्चर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम सभी तरह का क्लाइमेट है, डेजर्ट है। आप क्या सोचते हैं, डेजर्ट को में खेती नहीं हो सकती? इजराइल एक इसका जीता जागता उदाहरण है कि वो रेत में भी सोना निकाल रहा है और अपनी इतनी छोटी सी कंट्री में भी अपना सर्वाइवल करके और इतना डेवलप्ड कंट्री की उसमें रेस में बना हुआ है। एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगी आपको, स्वर्णिम चतुर्भुज की एक योजना गवर्नमेंट ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू थी। स्वर्णिम मतलब चार, जो चार तरफ से ऐसे जाती है, ऊपर से नॉर्थ से आके कलकत्ता, इधर चेन्नई होते हुए, यहाँ से बॉम्बे होते हुए वो आती है और आके मिल जाती है। और ये 6 लेन वाली होती है। तो और इसमें नॉन स्टॉप जो हमारा जो एक प्रॉब्लम होती है कि माल डिके हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पाता। एक जगह पर टमाटर पता लगा बिक रहा है 2 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है, और दूसरी जगह पता लगा 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम, इससे जो फास्ट जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सभी चीजों का, वो उससे इसको फायदा मिलेगा। पोर्ट तक हमारा सामान बड़ी क्विकली पहुंचेगा तो हम एक्सपोर्ट कर जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हम डेजर्ट कंट्री या ऑयल कंट्री से घिरे हुए हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बढ़िया बेनिफिशियल होगा। इसमें जॉब भी क्रिएट होंगे, क्योंकि जगह जगह इनके वो स्टॉपेज बनाएंगे इस तरह से। तो आए कंटेनर होंगे, उनमें सामान लोड होगा, रेफ्रिजरेटेड भी होंगे, और दूसरी जगह जहां जाना है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वहां से दूसरा कनेक्ट हो जाएगा विदाउट टाइम। 1 मिनट 2 मिनट में ये सारा काम वेल मैनेज हो जाएगा। तो इसमें लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो हमारा वेस्टेज होता था जिसके लिए हम निराश हो जाते थे वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह से एनएचए बना है, नेशनल हाईवे। आपने देखा होगा, एक समय था हम छोटे थे, हमें याद है
कि 100 किलोमीटर हमारे नाना नानी के यहाँ भी जाते थे तो पूरा दिन हमारा उसी में चला जाता, गाड़ी बैल छकड़े बैल से जाते थे। आज 1 घंटे में हम जाके मिल के बात करके और बैक अपने घर में आ जाते हैं और सामान भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस समय 599 नेशनल हाईवे हमारे यहाँ बने हुए हैं। आप देखो साए साए गाड़ियां उसमें चल रही हैं, पूरा वर्ल्ड हमारा दंग दंग रह गया है इन हमारे डेवलपमेंट को देखकर। तो ये हमें इससे फक्र होना चाहिए, हर चीज को क्रिटिसाइज करना कोई जस्टिफाइड नहीं होता है। अब इसका दूसरा पक्ष भी, राजनीतिक पक्ष से थोड़ी निराशा हो जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं, बंगाल जो था सबसे डेवलप्ड स्टेट था, क्योंकि अंग्रेजों के समय की राजधानी थी वो कलकत्ता, तो वो था। लेकिन हुआ क्या, राजनीति बाद में स्वतंत्रता के बाद इतनी हावी हो गई और एक कम्युनिस्ट विचारधारा आ गई, तो इन्हें इंडस्ट्री को पनपने नहीं दिया। साइकिल इंडस्ट्री बेसिकली बंगाल में डली थी, वो वहां से जाके तंग आके वो पंजाब में चली गई। सीमेंट इंडस्ट्री थी, वो सब अलग अलग जगह में बिखर गई। केमिकल इंडस्ट्री बहुत थी वहां पे, पोर्ट टाउन होने के कारण दवाइयां बनती थी, वो भी खत्म हो गई। रिसेंट एग्जांपल आपको बताऊं, टाटा का सिंगूर प्लांट था, उनको 500 करोड़ का लॉस हुआ अपने डिसमेंटल करने में, और जो बाकी जो पूंजी का लॉस हुआ वो तो अलग था। ये क्या बताता है, इनकी गलत राजनीतिक मानसिकता का भरोसा है। अल्टीमेटली उन्होंने डिसमेंटल करके उसको ले जाके गुजरात में लगाया, जिसको सिंगूर प्लांट आप लोग कहते हैं। इससे किसानों को भी, रोजगार पाने वालों को नुकसान हुआ, राजनीति वालों की राजनीति चल रही है। आज गुजरात देखेंगे एक संपन्न स्टेट बना हुआ है। एक यदि टाटा ने वहां पे नैनो का प्लांट लगाया है तो नैनो अकेली ही नहीं चल रही है, उसके पार्ट्स बनाने वाली, लाइट बनाने वाली बहुत सारी कंपनी उनकी फल फूल रही हैं। इसी तरह से सारी कंपनी का आज हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी जो बना है, गिफ्ट सिटी आप देखेंगे और वंडरफुल चीज बनाई है, जो पूरे वर्ल्ड से कंपनीज को वहां पे उनने, गवर्नमेंट ने जगह दी है। गिफ्ट सिटी का एक नया सेंटर बना है, जो ट्रेडिंग जो कहते हैं, जो वहां से होती थी हमारे सारी चीजों की, गोल्ड की, इसकी, आज बड़ी बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर बने हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से ही इंटरनेशनल हमारा ट्रेड चलेगा, और उससे एक फायदा होगा। जो अभी सिंगापुर, दुबई हमारी कंपनीज भागती थी, तो उनको हमने एक यहाँ न्योता दिया है, एक तरह से कह सकते हैं। तो एक डेवलपमेंट का सूचक है। आईटी में देखेंगे आप, हमारे आईटी में परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कितने पुराने लोगों ने बनाया है। जीरो का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से आया है। आज कंप्यूटर में तो सर्विस सेक्टर में हमारे लोगों ने कमाल किया है। थोड़ा सा हमें अब हार्डवेयर पे काम करने की जरूरत है। हम वही टेलीफोन, वही मोबाइल बुलाते हैं, वही लैपटॉप कंप्यूटर वहां से बुलाते हैं। हम डेटा, हमारी चोरी होती है हमारे घर में, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होती है वो, और दूसरी कंपनी उनको जासूसी करती हैं, तो इससे हमको नुकसान होता है। तो हमें आई थिंक अब इस मुद्दे पे सोचना चाहिए। हमारे टेक वाले लोग आपस में बैठें और विचार करें, और गवर्नमेंट भी उनको सहयोग करे। अब सिर्फ टैक्स लगाना ही एक नहीं होता, वो एक फ्रेंड की तरह उनसे बात करके उनकी समस्या को सुनना बहुत जरूरी है। तो हमारा निश्चित हमारा देश डेवलप हो जाएगा। और यही आज हमारे 75-76 साल की एक जर्नी का एक ब्यौरा है, और इसमें हम सब भागीदार हैं। कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कुछ आगे भी होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम काम ना करें। काम करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जैसा मेरा गाना मैंने गाया था, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इसी के साथ में वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। सब लोग आज बोले गर्व से, जय हिंद।